mechanical properties of mechanical properties of fluids. Now please concentrate very carefully. This chapter comprises of four small topics, and those topics are as follows. The first one I will take here as fluid statics. Fluid statics. Second one, fluid dynamics. Fluid dynamics. Third one, viscosity. And fourth one is your surface tension. Surface tension. सो दीज आर द फोर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर में हमारे यहाँ ये फोर टॉपिक्स है. वन इज फ्लूइड स्टैटिक्स, अनदर वन फ्लूइड डायनामिक्स, देन विस्कोसिटी एंड देन वी हैव सरफेस टेंशन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. तो हमारे इन चार टॉपिक्स में से फाइनल्स में जो है ना, अगर आप जो है ना, इफ यू आर एडिंग द इलास्टिसिटी ऑल्सो, अगर ये फ्लूइड्स हटाकर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड्स बोल के डाल दोगे, यानी कि सॉरी फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स बोलकर अगर डाल दोगे, तो यहाँ पर जो है ना इलास्टिसिटी भी आ जाएगा. सो फ्रॉम दिस फाइव टॉपिक्स इन योर नीट एग्जामिनेशन, अगर इलास्टिसिटी ऑल्सो इफ यू आर एडिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी अगर आप ऐड कर रहे हो, तो ये पांच टॉपिक में से फाइनल्स में दो क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह. एंड पहला वाला पार्ट तो कितना आसान था. यू हैव सीन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाज वेरी इजी. द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. सो टेकिंग दिस पार्ट अंडर कंसीडरेशन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, फ्लूइड स्टैटिक्स. तो आप लिख लीजिए इसमें बिट नंबर ए बोल के डाल दीजिए. 1 2 3 की जगह यू टेक इट एज ए बी सी डी. सो दिस इज ए बी सी D. So in that, first of all, we are going to start with this part. The first one is fluid statics. Fluid statics. तो चलिए ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूइड स्टैटिक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूइड्स? पहले हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूइड्स? फ्लूइड्स मींस नथिंग बट एग्जैक्टली द लिक्विड एंड गैसेस कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. फ्लूइड्स किसे कहते हैं? कंबाइंड टुगेदर मतलब दोनों में से या तो लिक्विड रहो या गैसेस रहो, दोनों में से कोई एक टर्म आ गया. अगर गैसेस आ गया तो भी उसे फ्लूइड कह सकते हो, और लिक्विड भी आ गया तो उसे क्या कह सकते हैं? हम फ्लूइड कह सकते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो यानी कि कलेक्टिवली बोलकर भी कह सकते हो. द लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. दोनों में से, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक भी आ गया तो उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूइड्स? लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स एंड गैसेस का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसे हम फ्लूइड्स कहेंगे. नाउ फ्लूइड्स हैज सम प्रॉपर्टीज, लाइक फ्लूइड्स के अंदर डेंसिटी होना जरूरी है, फ्लूइड्स के अंदर सरफेस टेंशन रहता है, फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी रहता है, ऑल दिस थिंग्स. तो इन द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लूइड स्टैटिक्स. जब आपका जो है ना फ्लूइड रेस्ट पर रहेगा तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक वाटर इज एट रेस्ट पोजीशन, तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट होते हैं, एंड ऑल अदर थिंग्स, प्रेशर क्या होगा, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर फर्स्ट topic. In the second topic we are going to study about the fluid dynamics. So what do you mean by the term fluid dynamics? यानी कि when the liquid is in flow या फिर gases are in flow, usually here हम liquid ही पढ़ते हैं. तो the fluids if they are flowing, तो in that case what happens, we are going to study here like Bernoulli's theorem and all. इसमें जो है ना fluid statics में Archimedes principle is considered as one of the important topic. Archimedes principle या फिर हमारा जो है ना hydraulic pressure, ये पूरा concepts हम पढ़ने वाले हैं. बहुत interesting वाला chapter है. And then fluid dynamics में Bernoulli's theorem almost ज्यादातर तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. एंड देन विस्कोसिटी. विस्कोसिटी एग्जैक्टली कहते हैं किसे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब ये है कि यू नो द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब क्या है? मैं अगर यहाँ पर चल रहा हूं तो मेरे को बैलेंस करने वाला एक फोर्स है जो मुझे बैलेंस कर रहा है. सो यानी कि व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स और व्हेन आई एम मूविंग, या फिर यहाँ पर अलमारा कुछ है और मैं उससे ढकल रहा हूं, तो मेरे अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट होगा. राइट और रॉन्ग? दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन. बट यही फ्रिक्शन यानी कि द अपोजिंग फोर्स इज सेड टू बी फ्रिक्शन. बट यही फ्रिक्शन लिक्विड्स में अगर हम जाएंगे तो उसका नाम फ्रिक्शन नहीं रहेगा, उसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं. Did you understood? Indirectly the friction in the liquid is said to be viscosity. क्या आपको लॉजिक समझ नहीं आया? अब तक आपको जो है ना विस्कोसिटी का मीनिंग नहीं मालूम था होगा, अब क्लियर हो गया होगा. फ्रिक्शन जो लिक्विड में रहेगा तो उसको हम फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हम उसे विस्कोसिटी कहेंगे. एंड देन उसके बाद सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इफ यू सी द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द नीट और आईआईटी, मोस्टली इन नीट 100% मैक्सिमम टाइम, यानी कि हर टाइम पे सरफेस टेंशन में से क्वेश्चन बना. हर टाइम बोले तो हर 2 साल में एक बार तो कैसा भी बन रहा है क्वेश्चन सरफेस टेंशन से रिलेटेड. तो सरफेस टेंशन एग्जैक्टली है क्या? लिक्विड के लेयर के टॉप साइड पे अगर आप जो है ना, जैसा कि आप देखते होंगे
अगर चाय बना के लेके आके आप दे घर में किसी को, तो चाय के टॉप सरफेस पे जब आप देखोगे तो एकदम जो है ना एक इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप बन जाएगा। वही हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है, यानी कि एक इलास्टिक फोर्स एक्ट होता है, वही हमारा सरफेस टेंशन होता है। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? और कभी आप आजमा के देखे होंगे, पानी के अंदर अगर आप स्टोन ड्रॉप करोगे, व्हेन यू आर ड्रॉपिंग द स्टोन, तो पानी का स्लो मोशन में अगर आप देखोगे, व्हेन यू कैन डू दिस पार्ट, आजकल ऐप्स में तो स्लोमो आ गया है मैक्सिमम मैक्सिमम फोन्स में। यू टेक एक क्या करिए, यू टेक वन जग और या फिर कंटेनर कंसीडर कर लीजिए, यानी कि कौन से टाइप में रहना, लिक्विड टाइप में रहना, और आप फोन को ऐसा रख लीजिए, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए स्लोमो, और आप एक क्या कुछ तो भी कोई एक चीज स्पेशली छोटा सा स्टोन ड्रॉप कर दीजिए। अब ये बोलेंगे सर हम कांच का लिए तो हमारी अम्मी मारते, बोल के बोलेंगे, वो तो ठीक है, कोई दूसरा चीज ले लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ड्रॉप वन स्मॉल थिंग, सो जैसा वो आकर लिक्विड में गिरेगा, फर्स्टली लिक्विड के जो भी ड्रॉप्स रहेंगे, दे विल कम आउटसाइड थोड़े से पार्ट। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो वो जो लिक्विड के ड्रॉप्स बाहर आने का मेन रीजन क्या है, व्हेन यू सी इट इन स्लो मोशन, तो क्या होगा एक्चुअली, वॉट एवर द लिक्विड है ना, वो स्टोन, सपोज ये मेरा जो है ना स्टोन है, ये स्टोन आके ये लिक्विड को टच हो रहा है, तो लिक्विड अंदर तक प्रेस होगा और इसे अपोज करने की कोशिश करेगा, बट इसका फोर्स ज्यादा रहने की वजह से जो है ना, इट विल मेक अ होल एंड देन इट विल गो। यानी कि जब ये इसको टच होगा ना, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन इसे रोकने की कोशिश करेगा, बट वो रुकेगा नहीं, एंड एज ए रिजल्ट थोड़ा ऊपर आके फिर सक्सेसफुली अंदर जाएगा। तो जैसा थोड़ा जब ऊपर आ रहा है ना, वो पूरे ड्रॉप्स बाहर की तरफ आते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द प्रूफ दैट हाउ सरफेस टेंशन वर्क्स, और यही हमारा तो यानी कि वहां से वो लोग साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ये क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द रीजन कि जब स्लो मोशन में देखेंगे तो पहले रुक रहा है, फिर थोड़ा ऊपर आ रहा है, फिर सक्सेसफुली अंदर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि देयर मे बी सम रीजन, और वो दे मे बी सम लेयर, और उसका रीजन कुछ तो है। देन दे सर्च्ड एंड दे स्टडीड एंड देन फाइनली दे गिव दैट यस ऑफ कोर्स देयर इज वन इलास्टिक मेम्ब्रेन व्हिच ऑलवेज स्टॉप्स। और ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से ही आपका जो मच्छर आप देखे होंगे, जो गलीज पानी रहता है, वेस्ट वाटर, तो उसके ऊपर when you're passing very near from it, तो automatically you observe that some of the mosquitoes starts flying, right or wrong, because of your shadow, maybe because of your maximum because of the shadow, or a huge force again person is moving in front of it। अब मच्छर के सामने अपन बड़े छे ना, तो उसके हिसाब से तो वो महसूस होकर जो है ना वो उड़ जाता है, बट एक्चुअली वो पानी के लेयर के ऊपर बैठे हुआ है, वही इलास्टिक मेम्ब्रेन को जो है ना यूज करते हुए मच्छर उसके ऊपर बैठते हैं। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? वो इलास्टिक मेम्ब्रेन का नाम होता है सरफेस टेंशन। क्या आपको लॉजिक समझने आई है? दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट, जस्ट रिप्लाई मी, डिड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस पार्ट? ऑल द स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में वी आर गोइंग टू स्टडी this all things. I'm waiting for your reply. ओके, सो होप आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स आपको समझने आया होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, और वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा इंशाल्लाह। नाउ लेट अस गो इन दिस पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू एंटर इनटू दिस पार्ट, द फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहले हमारे को एक छोटे छोटे पैरामीटर्स के बारे में मालूम होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेशर? इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेशर ओनली। सिर्फ प्रेशर के ऊपर हम चर्चा करने वाले एक छोटा सा टर्म के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। व्हाट इज एग्जैक्टली द pressure? Pressure is defined as force per unit area। एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम प्रेशर कहेंगे। नाउ यू मे अराइज द क्वेश्चन, आई सर हाउ इज इट पॉसिबल? वी आल्सो स्टडीड द सेम केस इन टर्म्स ऑफ आवर स्ट्रेस पार्ट। स्ट्रेस में भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। यस ऑफ कोर्स, द रीजन बिहाइंड दैट इज दोनों भी अपने अपने जगहों पर है, यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस कुछ नहीं है। स्ट्रेस इसलिए हम बल्क मॉडुलस में जहां कहीं भी स्ट्रेस है वी रिप्लेस इट बाय प्रेशर। डिड यू रिमेंबर दिस पार्ट? यस, दैट इज द मेन थिंग। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये प्रेशर का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी जस्ट इमेजिन इसका जो है ना यूनिट्स क्या रहेंगे, सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस, और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। दैट इज यूनिट्स कैन बी टेकन एज फोर्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स एंड एरिया इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स स्क्वायर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? जस्ट अ मिनट, क्रॉस चेक कर लेना है। ओके फाइन, राइट। Now coming back to the point, the units are taken as Newton per meter square, or you can also called as Newton per meter square को हम पा भी कहते हैं, which is nothing but pascals। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक शॉर्टकट लेना चाह रहा हूँ, यानी कि एक एग्जाम्पल है, एक जोक के तरह है दैट आई एम सेइंग यू। एक छोटा सा जोक है, मेरे ख्याल से कई स्टूडेंट्स को ये जोक मालूम भी होगा। तो तीन जने थे, तीन साइंटिस्ट थे, एंड थ्री साइंटिस्ट कौन कौन है? एक आइंस्टाइन था, एक पैस्कल था और एक न्यूटन था। अब इनना जो है ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और हमारे यहाँ हाइड एंड सीक को क्या बोलते हैं? वो अंधी पट्टी डिप्पा बोल के बोलते हैं,
हो क्या कि है ना, तो छुपम छापी समथिंग ऐसा कहते हैं. सो अब वहां पर तीनों खेल रहे थे. कौन कौन है? भले ही तीनों अलग अलग जनरेशन के हैं, आप जोक में तीनों को मिला सकते हैं ना. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो यानी कि आइंस्टाइन, न्यूटन एज वेल एज पास्कल. तो व्हाट हैपेंड, आइंस्टाइन स्टार्टेड जस्ट काउंटिंग. अब उनके पास क्या रहता है, 1 2 3 4 रहता है. हमारे पास 1 2 3 4 बोल के अपन चीखा मारते, राइट और रॉन्ग. तो वो ऐसा चीखते कि एक गली में उन्हें चीखा तो दूसरी गली में उसको सुने आता, वैसा वैसा चीखते हमारे यहाँ. अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ ये दोनों जाकर जो है ना छुप गए हैं. पास्कल कहीं और जगह गाड़ी के पीछे छुप गया था, और हमारे न्यूटन व्हाट ही डिड, ही वाज एग्जैक्टली स्टैंडिंग इन फ्रंट एट द बैक साइड ऑफ दी आवर आइंस्टाइन. सपोज यहाँ पर आइंस्टाइन ठहरे हुए हैं, तो बराबर 1 मीटर की दूरी पर जो है ना इन्हों ठहर गए. कौन? हमारे जो है ना न्यूटन. अब जैसा आइंस्टाइन टर्न बैक, और उनकी इंग्लिश में क्या था, ओ आइंस्टाइन आई गॉट, ओ न्यूटन आई गॉट यू योर फर्स्ट. बोलते हमारे पास क्या था, पहली बोल के पुकार देते, अंदर से निकलती आवाज पहली बोल के. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो न्यूटन व्हाट डिड द न्यूटन रिप्लाइड. न्यूटन खाली एक ही चीज रिप्लाई करे, नो नो नो, यू डिड नॉट गॉट मी, आई एम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, पास्कल. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? लॉजिक समझने आई है? तो ये हमारा जो है ना, तो फिजिक्स में जोक भी है तो कॉन्सेप्टुअल जोक ही है. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम, पास्कल कहते हैं. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? इस तरीके से उन्ना जो है ना चिचोरे पने में उनके नामों के हिसाब से पूरे यूनिट्स डिराइव कर दिए, और फिजिक्स पूरी वहां से ही बन गई है. आप भी कुछ भी ऐसा ही इन्वेंट करो, आपके नाम से जो है ना डिराइव कर दीजिए, और उसके हिसाब से एक यूनिट बन जाएगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं कुछ डिराइव करा तो मेरा जो है ना यूनिट लिखेंगे एच. अब वो एच की जगह हेनरी हो जाता, तो यानी कि मेरे को मेरे नाम पे लिखना पड़ेगा हा, एच ए, हा, राइट. तो ऐसा यूनिट, इट डिपेंड्स, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द आपके जो है ना जो भी थिंकिंग रहेगी, व्हाट यू आर गोइंग टू मेक. तो यानी कि देयर आर मेनी सीक्रेट्स ऑफ नेचर विच इज टू बी अनलॉक्ड. तो वो अभी फर्दर जो है ना आगे चलकर क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स वेदर मतलब साइंटिस्ट उसको अनलॉक करते हैं. तो साइंटिस्ट जो है ना आगे बढ़ना है तो पहले स्टूडेंट लेवल में बहुत अच्छे तरीके से उनकी थिंकिंग रहना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस चलिए आगे बढ़ते हैं. if I am talking about this PA means nothing but क्या होगा हमारा Pascals होगा. And now coming back to the point, the dimensional formula. Let us talk about the dimensional formula. जब मैं dimensional formula की बात करूंगा, so चलिए यहाँ पर ले लेंगे dimensional formula. तो force is expressed in terms of the pressure is equals to force per unit area हो जाएगा. Force is expressed यानी कि mass into acceleration हो जाएगा. And area is taken as what, meter square. तो area को मैं as it is या length into breadth ले लूंगा. We can take anything, it depends upon the point. Coming back to the point, मैं rectangular plate suppose मैं consider कर रहा हूँ. Let us take this rectangular plate. तो हम क्या करेंगे, इसे एक rectangular plate करेंगे and we'll apply some force here. ओके ना. सो एज अ रिजल्ट, तो अब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स रहेगा और ये रेस्पेक्टिव एरिया रहेगा. एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई एम कन्वर्टिंग. मैं डायरेक्टली आप डिराइव कर सकता हूँ, बट मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ. सो एज अ रिजल्ट प्रेशर इज इक्वल्स टू मास के जो है ना यूनिट्स क्या रहेंगे, SI यूनिट्स केजी रहेंगे. व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर सेकेंड पावर -2 होल डिवाइडेड बाय लेंथ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर. ब्रेड्थ भी हमारा मीटर में रहेगा. ये मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा. एंड प्रेशर कैन बी टेकन एज केजी मीटर power -1 second power -2. This is what we got. Now as a result, now converting this part into our dimensional quantities, everyone is familiar with this part. तो P is equals to kg बोले तो m हो जाएगा, मीटर बोले तो लेंथ पावर -1 और ये सेकंड्स बोले तो टाइम हो जाएगा. So P is equals to ml पावर -1 t पावर -2, almost equivalent to same that of the stress. यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर का जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा. स्ट्रेस कब लिया जाता है, स्ट्रेस इज टेकन व्हेन सॉलिड इज कंसीडर्ड. और जो है ना क्या बोलते हैं अपना प्रेशर कब लिया जाता है, ज्यादातर लिक्विड्स कंसीडर किए जाते हैं तभी लिया जाता है. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड, सम स्टूडेंट्स गॉट दिस, बट m इनवर्स तो नहीं आएगा. m एज इट इज आएगा l इनवर्स t पावर -2 आएगा. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी गॉट द क्लियर आइडिया रिलेटेड टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर समझ जाओगे तो प्रेशर का बेसिक थिंग, मतलब एज ए 8th क्लास 9th क्लास स्टूडेंट को ये पूरे चीजें बताए जाते हैं, बट हमारे को यहाँ पर वेदर यू आर 11th और 12th और या फिर 8th के रहो या 9th के रहो, ये कॉन्सेप्ट्स तो इंपॉर्टेंट है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करेंगे. सो लेट मी गो अबाउट द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर का पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? सो लेट अस गो इन डिटेल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेशर. सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. व्हेन यू सी फ्रॉम दिस पार्ट, कैन आई से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया?
कैन यू से दिस पार्ट? तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस इसी पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस माई कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द सेम पॉइंट, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो कॉन्सिक्वेंसेस पे हम यही पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. यानी कि कैन आई से अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज एरिया विल डिक्रीज, इफ द प्रेशर इज डिक्रीज एरिया विल इंक्रीज. तो मैं यहां से कैन आई गिव वन इंग्लिश स्टेटमेंट, हायर द प्रेशर लोअर द एरिया. जितना कम एरिया रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा. लोअर द प्रेशर हायर द एरिया. जितना कम प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा एरिया लगेगा. चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. हाँ, हम एक एग्जांपल, ठीक है चलिए. और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर गोइंग टू दैट एग्जांपल, इज प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में से प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? प्लीज स्पेसिफाई. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द रीजन फॉर दैट. तो चलिए मैं देखता हूं यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है. और आपका वक्त शुरू होता है अब. वन स्टूडेंट गिव द आंसर एज स्केलर, another student gave the answer as scalar. Scalar. Okay, चलिए, वेरी गुड. स्केलर, वेरी गुड. चलिए, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन से. आई वुड लाइक टू कंफ्यूज यू. फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर स्केलर कैसा हो सकता? तो भी एरिया क्या रहेगा? पर यूनिट एरिया से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. पर यूनिट एरिया से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. प्रैक्टिकली इसका आंसर देना है. नाउ आई कंफ्यूज्ड यू, राइट और रॉन्ग? मैंने आपको कंफ्यूज किया है. एरिया हमारा स्केलर क्वांटिटी है. मैं आपको एक पॉइंट बताया था, वेक्टर बाय स्केलर. स्केलर, डिड यू रिमेंबर दैट पॉइंट? वेक्टर बाय स्केलर इज ए स्केलर. अब उसके साथ साथ और एक चीज, हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर बोल के पढ़े थे, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर बोल के पढ़े थे. अब मैं अच्छा कंफ्यूज कराने से, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन हाउ कैन द प्रेशर बी द स्केलर क्वांटिटी? अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, सर फोर्स इज प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर क्यों नहीं है? ये मेरा डाउट है. तो एज ए रिजल्ट मैं आपको रीजन देता हूं. अब बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, बर्थडे आप सेलिब्रेट करे होंगे, एक आध बार तो करे होंगे या फिर देखे होंगे, केक काटे होंगे, राइट और रॉन्ग? अब ये हमारे यहाँ केक है सपोज, ओके. अच्छा, एक एग्जाम्पल, एक बुक ले लेंगे ताकि हमारे को केक दिख के आए वैसा. सर रोजे में केक याद दिला रहे हैं? नहीं, इतना सुबह सुबह फ्रेश केक नहीं बनता काम पे भी. ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो एज अ रिजल्ट, तो ये हमारा जो है ना केक है, ये मेरा जो है ना नाइफ है. तो मैं केक को कैसा काटूंगा? बोल के ऐसा काटूंगा, राइट और रॉन्ग? अब बोल के सराउंडिंग्स वाले पूरे थालियां मारते, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, फिर यहाँ पर ऐसा कर रहे हो. अब वो केक को बाहर निकालना है तो क्या करते आप? छुरी के वही एंड को, मतलब छुरी को ऐसा ही रख के निकालते बाहर, या फिर एंड पार्ट को कट करके निकालते? एंड पार्ट को. और इवन व्हेन यू आर कटिंग आल्सो, एंड पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हो आप, राइट और रॉन्ग? एंड पार्ट पे. तो यानी कि एंड पार्ट पे जब फोकस करोगे तो एंड पार्ट जो रहेगा ना, वो एकदम बारीक वाला पार्ट रहेगा. तो बारीक पार्ट बोल तो उसका एरिया भी कम होगा. अगर लेस एरिया तो प्रेशर विल बी मोर. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? कम एरिया प्रेशर ज्यादा रहेगा. और उसके बाद अगर ज्यादा एरिया रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम. वही केक को ऐसा ही डायरेक्टली कट करें तो एरिया ज्यादा है लेकिन प्रेशर, आप काट रहे हैं तो नहीं कटता हूं, थालियां मारे, लेकिन आपको आपकी टेंशन है कट राइट्स ने इज्जत चली जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट और रॉन्ग? क्लियर? एवरीवन गॉट दिस पार्ट? सो एज ए रिजल्ट इसका इससे रिलेशन क्या है? नाउ जस्ट एग्जैक्टली फोकस ऑन द लास्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज व्हाट? यानी कि ये हमारा एक केक है, आप यहां से इसको कट करे हो और निप से यू आर कटिंग दिस पार्ट. सो निप से जब आप कट कर रहे हो, लेट अस फोकस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो यानी कि यहां पर फोर्स विल बी एक्टिंग एट ओनली वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है. डिड यू अंडरस्टूड? द फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है, ये प्रेशर में क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा ना, तो फोर्स अलग अलग जगहों पे नहीं एक्ट होता है, एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में एक्ट होता है. डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Due to that reason, due to this unique property or due to this unique application of the force on that particular point, pressure is considered as a scalar quantity. This is a practical reason. Did you understood this part? ये practical reason है, और vectorially a mathematical reason I have given. Did you understood this part? Now coming back to the point.
सुबह सुबह रोजा लग रहा, कोई भी नहीं देख रहे हैं, जल्दी जाके फ्रिज खोल के पानी पी लो। अब वही बोलना पड़ता, ठीक है ना। Coming back to the point, did you understood this part? Now let us take this part. So this is what the complete point. Did you understood the logic of this pressure? Pressure is equals to what? Force per unit area. Now coming back to the point, indirectly I can say pressure is inversely proportional to area. Higher the pressure, lower the area. Lower the pressure, higher the area. तो now ये वाला part, pressure is a scalar quantity. Did you understood this part? तो यहाँ पर लिख सकते हैं pressure P is a scalar quantity. P is a scalar quantity. Did you understood this part? Pressure is a scalar quantity. Apart from this, now next term. अब यहाँ पर मैं आऊंगा consequences में मैं बात करूंगा. First I explained you why pressure is a scalar quantity. I have given you the mathematical reason also, and also I have given you the real reason, मतलब like practical reason. यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट लेवल के लिए, छोटे बारीकी वाले क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में। सबसे पहले हमारा जो है ना रेलवे का एक एग्जांपल ले लेंगे। नाउ व्हेन यू सी दिस पार्ट, आप देखे होंगे यहाँ पर प्रेशर और एरिया वाला कॉन्सेप्ट। रेलवे जो ट्रैक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन अराइज होता होगा, रेलवे जो है ना या फिर ट्रेन जो है ना बहुत फास्ट जाती है, तो उसका प्रेशर जो है ना नीचे वाले जो रेलवे ट्रैक्स है उसके ऊपर ज्यादा एक्ट होता होगा बोलकर यू मे बी थिंकिंग इन दिस वे, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। उसके ऊपर प्रेशर कम एक्ट होता है इवन दो फास्ट मूव होने के बाद भी। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? वट एवर द रेल इज देयर ना, रेल के ऊपर जो वुडन बॉक्स बना हुआ है उसका एरिया लार्जर है। तो एरिया लार्जर है मतलब क्या? इफ द एरिया इज लार्जर, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर नीट स्टूडेंट्स, यानी कि ऑन ए रेलवे ट्रैक ए ट्रेन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ u मीटर्स पर सेकेंड और 500 किलोमीटर, बुलेट ट्रेन मूव हो रही है 500 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द रेलवे ट्रैक? रेलवे ट्रैक पे प्रेशर क्या रहेगा? मतलब हाई रहेगा, लो रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन ही में आस्क यू। सो एज ए रिजल्ट वी कैन से, तो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो वुडन बॉक्सेस रहते, वट एवर द बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ, so their area is larger. If the area is larger, what happens to the pressure? Pressure will be smaller, so therefore a less pressure will be acting on the railway track. Did you understood this part? इसको अपनी own language में यहाँ पर लिख लीजिए। The wooden box of the railway train or train are made up of very large area, so due to that reason the higher the area, lower the pressure. So due to this reason the pressure acting by a railway या wooden box on the railway track is less. Did you understood this part? ठीक है, चलिए ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया। मैंने नाइफ वाला भी एग्जाम्पल दे दिया है आपको। नाइफ वाले एग्जाम्पल में व्हेन यू आर कटिंग विद दिस एंड्स वाले पार्ट से कट कर रहे हो, आई थिंक ये पूरा तो जर्नल जो है ना एक व्हाट्सएप पे बहुत एक वायरल एक जो है ना इमेज हुई थी, और उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर हम जो है ना केक कट कर रहे हैं, ठीक है, तो केक कट करने के बाद एक केक है उसको हम 3 हिस्सों में कट कर दिए 3 हिस्सों में कट कर दिए। तो अगर केक को 3 हिस्सों में कट करे वो, तो एक का परसेंटेज कितना आएगा? 33.33% आएगा, ठीक है ना। तो 33.33%। अब 3 हिस्सों में कट करने के बाद तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना होता? तीनों का एडिशन 99.99% रहता। अब 0.01% कहां पर गया? 0.01% कहां पर गया? मेनी स्टूडेंट्स कैन से हाँ राइट, वन स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर। 0.01% कहां पर गया? हाँ राइट राइट राइट, छुरी को लगे हुआ रहता, करेक्ट, बिल्कुल सही है, राइट। सो 0.01 नाइफ को लगा हुआ रहता, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ वही सही आंसर है। ऑब्वियसली 0.01% जो है ना कहाँ पर जाएगा? नाइफ को लगा हुआ रहेगा, वो भी छोटा सा क्रीम रहेगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो दिस इज हाउ वी नेग्लेक्ट। और उसको अपन कितना लाइट लेते, थोड़े ऐसे खतरनाक लोग रहते चटोरे, वो छुरी को ये देखे बोल के ऐसा चाटते रहते। आई होप यू हैव सीन मैनी, अरे नहीं बहुत अच्छा है केक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट और रॉन्ग। Coming back to the point, did you understood this part? Logic तो समझ में आ गया है ना? Everyone got this part. So hence this we have gone with an example of the railway track. We have gone with an example of the knife. अच्छा, one more example we will take. Suppose if you are walking in a desert area. आप डेजर्ट एरिया में जा रहे हो, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स जो है ना ट्रैवल करे होंगे डेजर्ट में, मैं तो नहीं गया अब तक, खाली सुना सो बातें बोल रहा हूँ मैं, या बुक में पढ़ा सो बातें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नाउ व्हाई आर देयर मेड ऑफ लार्ज एरिया? कौन? Who are made of large area? Larger area? Can you reply? Can you ask? Repeat the question. Someone is asking the question. Why are they made of large area? Who? Wooden boxes. The reason behind that is, okay, चलिए मैं थोड़ी सी छोटी सी जो है ना ट्रेन भी ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये ट्रेन का एक पीछे का एक हिस्सा है, एक डब्बा है, ओके ना।
राइट। सो ये जाकर जो है ना किसको कनेक्टेड है, सपोज लेट अस टेक ए इंजन, ये हमारा क्या हो गया, ये इंजन हो गया, राइट। सो ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट तो ये रेलवे ट्रैक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज मूविंग फास्टर ना, तो यहाँ पर एक आगे चलकर आपको रीजन देने के लिए आई एम टेकिंग दिस पार्ट, व्हेन इट इज मूविंग फास्टर ना, तो इसके अतराफ में जो है ना बर्नौलिस प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज बर्नौलिस प्रिंसिपल, यानी कि उसमें प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ रहेगा, हायर द प्रेशर लोअर द वेलोसिटी। जो जब ट्रेन जो है ना ज्यादा वेलोसिटी से जाएगी उसके अतराफ में प्रेशर ज्यादा रहता है, और नीचे वाले हिस्से में जो है ना ज्यादा वेलोसिटी से जाएगी, तो अब ये जो है ना एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस, उसका प्रेशर कम रहेगा। वो प्रेशर कम रहने की वजह से रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है ना प्रेशर कम एक्ट होगा। अगर ज्यादा प्रेशर एक्ट हो गया बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, और ज्यादा प्रेशर जो है ना रेलवे ट्रैक के ऊपर एक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली द रेलवे ट्रैक में ब्रोक, एंड एज ए रिजल्ट ट्रेन जब का जब पटरी पे से उतर जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज मेड विद अ लार्जर एरिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर इसका एरिया को कम किया जाएगा, सपोज वुडन बॉक्स के एरिया को हम कम ले रहे हैं, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर एरिया को कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रेशर एक्ट होगा उसके ऊपर। अगर प्रेशर ज्यादा एक्ट होगा वुडन बॉक्स, सॉरी हमारे रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो अगेन क्या होगा, हमारा जो है ना रेलवे ट्रैक जो है ना ब्रोक होने के चांसेस है, और ट्रेन जो है ना कंप्लीटली पटरी पे से उतर सकती है। हेंस दिस इज व्हाट द थिंग, so try to remember this part, that's the reason they are made up of large area, okay na. So the pressure is air pressure acting on the train, obviously only the air pressure will be acting on the train, air pressure भी act होता है और वो fluids की वजह से दूसरा एक pressure भी रहता है। तो basically air pressure is taken और atmospheric pressure is taken more and more। अब now here whatever the atmospheric pressure is taken under consideration, वही atmospheric pressure जो है ना इसके ऊपर weight, अगर आप एक वुडन बॉक्स ले लोगे, वो इन मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वुडन बॉक्स ले लोगे तो वेयर विल बी इट्स वेट एक्टिंग हियर, मैक्सिमम वेट सेंटर से नीचे की तरफ एक्ट होगा, राइट और रॉन्ग। और ये वेट जो रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहेगा ना, तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज वेट, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। अब ज्यादा वेट एक्ट होगा तो इससे हमको किससे रिलेशन लाना है, तो ये फोर्स ही हो गया हमारा, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, एफ बाई ए हो गया। तो फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है, अगर हम एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा ना, एरिया इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ज्यादा फोर्स यानी कि एरिया इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, आ गया लॉजिक समझने, एरिया से रिलेट हो रहा है ये वाला पॉइंट। बट एज ए रिजल्ट व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स को कांस्टेंट ही रखना है, तो फोर्स डज नॉट रिलेट्स दिस पार्ट, तो फोर्स का हमारे को कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा। यू मे बी इन द कंफ्यूजन। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, लॉजिक समझने आया है, ओके फाइन। Coming back to the point, so now we got the concept related to this part। अब हमने दो examples देखे हैं, तीसरा वाला example, when you walk on the desert area, जब आप desert area में move हो रहे हो तो वो वाले cases में you have seen a camel can move very easily on the desert in comparison with a man moving on the desert, because जब desert पे आप move होते हो तो man का जो पैर है ना वो completely desert के अंदर चला जाएगा, whereas camel का पैर completely desert में नहीं जाता। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सिक्वेंस हो गया ना, हाउ, क्योंकि द फीट ऑफ द कैमल विल हैव द लार्जर एरिया, इफ द एरिया इज मोर व्हाट हैपेंस टू इट्स प्रेशर, अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो कम प्रेशर एक्ट होगा, अगर कम प्रेशर एक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना डेजर्ट के ऊपर प्रेशर कम एक्ट हो रहा तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लॉजिक समझने आई है। वेयर एज द फीट ऑफ द पर्सन और द ह्यूमन बीइंग, हिज एरिया इज स्मॉलर इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ द फीट ऑफ द camel। So in that case what happens, if the feet area is less तो वो वाले केस में प्रेशर ज्यादा रहेगा in comparison with the feet of the camel, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर फीट, वो ह्यूमन बीइंग का जो है ना फीट कहाँ पर चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। So that's why it is very hard for the human being to move on the desert area in comparison with the camel। Did you understood this part, लॉजिक समझने आई है, everyone got this part, इसलिए कैमल आसानी से जो है ना वहां पर जा सकता है। अब थोड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, सर हम अपने आप को और घोड़े को अपन कंपेयर करें तो क्या होता, ओके तो नो, तो जो है ना अपने आप को और घोड़े को कंपेयर करें तो क्या होता। अब आप जो है ना घोड़े का पैर का साइज देख लो और अपने पैर का साइज देख लो, दोनों को कंपेयर कर लो, उसके हिसाब से जो है ना बता सकते हैं आप। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, सो नाउ थोड़े टैलेंटेड स्टूडेंट रहते, सर कुत्ता रहा तो क्या होता, ओके कुत्ता और बिल्ली में कंपैरिजन रहे तो यानी कि कंपैरिजन करो डॉग और कैट में, अगर आप कंपैरिजन करो तो डॉग का फीट लेग का जो फीट रहेगा वो जरा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और जो है ना कैट का लेग का फीट क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। तो कैट जब चलना शुरू करेगी तो पूरा अंदर तक चले जाएगी, मतलब उन्हें नहीं जाएगी, उसका पैर अंदर तक जाएगा, वेयर एज डॉग का जो है ना कम जाएगा। मतलब हियर आई एम कंपेयरिंग विद रेस्पेक्ट टू टू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ओके ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़े रहते हो टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ओके ना सर।
मगर सर मैग्लेव ट्रेन जो मैग्नेटिक ट्रैक पर चलती है उस पे कैसा एक्ट करता है? ओके फाइन, मैग्नेटिक ट्रैक पर चलती है। फर्स्टली वन थिंग आई वुड लाइक टू से यू, मैग्नेटिक ट्रैक पे नहीं चलती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलती है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, यही ट्रेन ले लो आप, ये ट्रेन में आप देखे होंगे हमारे याकुतपुरे पे एमएमटीएस को देखते हैं ज्यादातर, डबलपुरे पे एमएमटीएस को देखते हैं, मस्त जाती, मलकपेट पे एमएमटीएस को पौ बोलते जाती है। तो उसके ऊपर टॉप वाले सरफेस पर यू हैव सीन एक ऐसा रॉड आकर एक ऐसा कनेक्टेड रहता है, और इसके ऊपर पूरा बड़ा कनेक्शन रहता है, और इनो जाके जो है ना ऊपर से एक वायर जाता है, इट विल बी कनेक्टेड टू दैट वायर, आई होप यू हैव सीन। तो जब ये इसको कनेक्टेड रहता है तो ये वाले केस में हमारा प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट का तो रिमेन सेम ओनली कॉन्सेप्ट, बट एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पर मैग्नेटिक में, व्हेन दिस पर्टिकुलर ट्रेन इज मूविंग ना, तो एज ए रिजल्ट इसको जो करंट मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, तो the current provides this part, और यहाँ से जो भी functioning है it will apply and it will be moving as usual, but anyhow where the pressure concept remains the same only. Did you understood this part? अब उसका अलग concept है electromagnetic induction में, उसको ब्रेक कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसमें ब्रेक्स नहीं रहते, उसके ब्रेक जो है ना इलेक्ट्रो हाई मैग्नेट्स को एक्टिवेट कर कर लाया जाता है। Did you understood this part? Did you understood this part? Waiting for your reply. फाइन, दैट्स इट। सो डिड दिस इज द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस अपने बुक्स में लिख लीजिए। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज नथिंग बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। में पहले वाले हमने कौन सा वाला देखा था, एक नाइफ का देखने हमने नाइफ वाला एग्जाम्पल लिया था, और एक जो है ना कैमिल वाला एग्जाम्पल, कैमिल एंड मैन वाला एग्जाम्पल ऑन डेजर्ट। और पहला वाला एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया था, रेलवे का, तो रेलवे ट्रैक का। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? रेलवे ट्रैक, लॉजिक समझने आ गई है? फाइन, सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स। नाउ अब प्रेशर के बारे में वो मोर डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। प्रेशर पी इज इक्वल टू रो जी एच है, वो पूरा सिंप्लीफाई कर कर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? इज एवरीवन क्लियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अवर फ्लूइड स्टैटिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स? दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास फॉर यू पीपल। डिड यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, रिप्लाई मी फास्ट। Okay. Okay, then we'll stop our class here only. The remaining part will continue in the evening as usual, second track. Thank you.